मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो इंसान कामयाब है, वो कौम कामयाब है, वो मुल्क कामयाब है जो इंडिपेंडेंट और मुख्तलिफ शौकों में उनके लिए रोजगार के मौके पैदा करने से होगा। सरजमीन के 2 एडवाइजर्स, चीफ सेक्रेटरी जनाब BDR सुब्रमण्यम साहब और तमाम इंतजामी सेक्रेटरी 100 करोड़ रुपए फराहम कर रही है। इस काम के तहत जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मुख्तलिफ शौकों में तरबियत फराहम की जाएगी। स्किल डेवलपमेंट कोर्सों को मुताबिक किया जाएगा। अमन और तरक्की के एम्बेसडर बन जाए। 2 सेंटर्स का टैक्स को दूर करना और इस सिलसिले में माननीय लेफ्टिनेंट जम्मू कश्मीर का जो यूथ है उस सिलसिले में और इस सिलसिले में तालीम तरबियत और साहब तालीम तरबियत इंस्टीट्यूट के बानी है। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब, समाजी कारकुन जनाब जफर सरीशवाला साहब, या श्री DK कोहली साहब, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, श्री विजय कुमार साहब IGP कश्मीर और डॉक्टर 48 माह जितनी आसानी से श्रीनगर का प्रोग्राम हुआ। मैं सिन्हा साहब आपका मशहूर हूँ कि हम मिलने गए और मैंने बात की और फौरन उन्होंने अपने अफसरों को फ़ोन किया, लगाया। मतलब मुझे लगा था 1-2 बार और आना पड़ेगा मुझे आना, और ऐसे ही होता है कि हम एक जगह जाते हैं, बार बार जाते हैं। यहाँ तो बस वो उसी मजलिस में 5 मिनट में। और सिन्हा साहब, मैं आपको याद दिलाऊं कि हमने BHU में किया था 2017 में प्रोग्राम। तो तब जब हम लोग वहाँ गए शुरू में, तो एक नाम जो बार बार आता था BHU में वो आपका आता था कि आप उनको बुलाइए, लेकिन वो हम पहुँच नहीं पाए आप तक उस वक्त। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि इस वक्त हमको ये मौका मिला। और फिर आपने जो टीम तैयार की, यानी इतना आसान हमें कभी नहीं मिला। यानी पहला होगा कि उस तय करने के बाद मुझे आना नहीं पड़ा दोबारा, वरना हर जगह पर हमको बार बार जाना पड़ता था। तो शाहिद साहब माशाल्लाह उन्होंने लिया वहां से। और मैं इसमें यानी मुझे जो दावत मिली सबसे पहले, या जिसने मुझे प्रॉम्प्ट किया कि भाई जो आप काम कर रहे हो ये कश्मीर में कीजिए, वो जुनैद मट्टू साहब है। एक दिन मुझे कहा कि भाई काम करो जफर भाई, आप आ जाओ। और मैं आया, यहाँ मिला लोगों से, बहुत सारे लोगों से मेरी जब मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि ये लोगों की ज़रूरत है। और फिर हमारे बैठे नीचे, हालांकि उनको तो हमारे पास बैठना चाहिए, मखदूमी, इमाद मखदूमी साहब, इन्होंने बड़ा एक रोल अदा किया गवर्नर साहब के वहाँ भी जब थे साथ में, और बार बार। तो मैं वाकई बहुत ही मशहूर हूँ कश्मीर वालों का। और मैं आपको कहूँगा कि मेरा भी बड़े सियासतदानों से और सरबराहों से मुलाकात हुई है। मुझे लगता है कि जो सिन्हा साहब का यहाँ आना कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में, ये आप लोगों के लिए बड़ी नेमत है। मैं समझता हूँ आप इसका जितना शुक्रिया करें इतना कम होगा। देखिए, हमने ये जो तालीम और तरबियत का जो काम शुरू किया, ये असल में गुजरात में हम लोग जब थे और नरेंद्र मोदी साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक दिन हमको बुलाकर कहा कि भाई आप जो है अपनी कौम के लिए तालीम के लिए कुछ करो, तालीम के लिए कुछ करो, कि ये कौम के अंदर स्किल है। यूँ कहते थे कि मैं आपको 18 स्किल तो दिखा सकता हूँ कि जो मुसलमानों में पैदाइशी होते हैं, लेकिन उसको फिनेस नहीं आती। इसलिए कि स्किल जो है बगैर तालीम के वो कोई काम नहीं करता, वो मजदूरी ही करता है। और इसी तरह तालीम बगैर स्किल के वो भी अधूरी रहती है। तो आप ये कोशिश करो। तो हमने उनके कहने पर उस जमाने में एक शुरू किया इनिशिएटिव जिसको हम ये कहते थे मेन स्ट्रीमिंग एंड एम्पावरमेंट ऑफ मुस्लिम्स थ्रू एजुकेशन। उसके बाद जब हम आगे चलते गए 2014 के बाद सलीम साहब जुड़े हमारे साथ इस प्रोग्राम में। सलमान खान जो मशहूर अदाकार और उनके वालिद जो सलीम खान है स्क्रिप्ट राइटर, उन्होंने कहा यार ये नाम बड़ा लंबा है, तो उन्होंने इसको नाम को तालीम की ताकत कहा। और फिर हमने इसको सोचा कि सिर्फ तालीम नहीं, तरबियत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर बिल्डिंग। इसलिए कि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग तालीम याफ्ता हैं लेकिन उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं हुई, तो वो तालीम से नफा नहीं पहुंचा बल्कि नुकसान पहुंचा। तो हमने सोचा कि तरबियत भी होनी चाहिए, इसलिए अब इसको तालीम और तरबियत के उन्वान से चलाते हैं। इसमें मैंने देखा कि बहुत सारी चीजें, 3 चीजें मुझे समझ में आई कि हमें, और पहले तो मैं ये समझता था कि ये मसला मुसलमानों का है,
लेकिन जब हम करते गए तो पता चला कि ये तो इस मुल्क के हर कमजोर आदमी की ये जरूरत है। तो हमने इसको एकदम ब्रॉड कर दिया पिछले 2-3 साल से। तो मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क के नौजवानों को अपनी तालीम के साथ 3 चीजों की बहुत जरूरत है। अगर ये 3 चीजें जुड़ गई उसमें तो उनकी तालीम बहुत कारगर हो जाएगी। एक जो मैंने देखा, फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी हमारा मैंने देखा बड़ा डॉक्टर है, इंजीनियर है या लॉयर है, लेकिन वो फाइनेंस के मामले में जीरो है। वो समझता है कि भाई बैंक में जाना, अकाउंट खोलना, निकालना, चेक लिखना, निकालना, बस ये फाइनेंस है। हमारे दुकानदार, उनको मालूम नहीं है भाई कितना आया, क्या खर्चे हुए, क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं, स्टेटमेंट बनता है, उसके बारे में पता ही नहीं। तो 2-3 साल के बाद पता चलता है कि वो कारोबार नहीं चला फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी, मैं इसलिए कहता हूं कि जो लोग पढ़े लिखे भी हैं लेकिन फाइनेंस को नहीं जानते, वो फाइनेंशियली इलिटरेट है। तो ये एक हमारे मुल्क में इसकी बहुत जरूरत है। तो हमने कोशिश की और ये मुल्क में मैंने एक बात देखी, कोई भी तैयार हो जाता है। हमने जब बैंकों से बात की तो यूनियन बैंक इस प्रोग्राम में साथ में, पहले स्टेट बैंक हमारे साथ आई, सेंट्रल बैंक आए, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये वर्कशॉप चलाते हैं जो आज यहाँ भी इंशाल्लाह होगी। उसके बाद एक चीज मैंने देखी कि कैपिटल मार्केट यानी स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ी दुनिया है। हमारे अक्सर लोगों को पता ही नहीं है। वो सेंसेक्स देखते हैं, वो लगता है कि हाँ ये तो पता नहीं, खास किस्म के लोगों के लिए, हमारे इससे क्या लेना देना। ये स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ी दुनिया है, उसमें इन्वेस्टमेंट भी है, उसमें सेविंग्स के लिए भी हैं मौके, उसमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी हैं। और अब तो इस सरकार ने, इसलिए कि देखिए मैं हमेशा कहा करता हूं कि हमारे अंबानी है या अडानी है या टाटा है, इनको किसी सरकार ने या बैंकों ने पैसे नहीं दिए। ये अपने प्रोजेक्ट लेकर आए, अपना आइडिया लेकर आए, तो लोग लाइन में खड़े रहे उनको पैसे देने के लिए। यानी स्टॉक मार्केट को उन्होंने इस्तेमाल किया और आज उस एक मकाम पर पहुंचे। आज से 4-5 साल पहले अगर कोई स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्ट करना चाहता, यानी रेस करना चाहता कैपिटल, तो कम से कम 40-50 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए। लेकिन अभी ये मोदी साहब की गवर्नमेंट ने इसके बार को एकदम नीचे कर दिया। यानी अब जो है आप 1 करोड़ रुपए तक भी स्टॉक मार्केट से रेज कर सकते हो। तो हमारा एक एंटरप्रेन्योर है, छोटा एंटरप्रेन्योर है, अच्छा आइडिया है उसका, अगर वो लेकर आता है तो लोग 1 करोड़ देने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, और फिर दैट स्काई इज द लिमिट। तो हमने सोचा कि ये भी एक चीज है। तीसरा हमने देखा कि हर बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आता है ना, आइडिया आता है कारोबार का, कुछ करने का, लेकिन वो आइडिया हवा हो जाता है, क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है कि उस आइडिया को कारोबार में कैसे तब्दील किया जाए। अब आप देखें हमारे पास जो आजकल जो गैजेट हैं, भाई ट्विटर है या गूगल है या फेसबुक है, ये किसी जमाने में एक आइडिया था 2 नौजवानों का, लेकिन उस आइडिया को उठाने वाला एक तबका था जो हमारे यहाँ नहीं था। लेकिन अब हमारे यहाँ भी, हमारे मुल्क में भी, ये पिछले 4-5 साल में सरकार की मेहनत से ये इस किस्म का एक तबका तैयार हो गया जो आपके आइडिया को उठाएगा। तो हम ये एक अपने बच्चों को या हमारे नौजवानों को बताना चाहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में जब आइडिया आए, वो आइडिया को कारोबार में कैसे तब्दील किया जाए, आओ हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो बस ये छोटे मोटे काम हैं, कर इसलिए आसानी से सकते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जैसे लोग जब सपोर्ट करते हैं और जब वो प्रोग्राम के लिए आते हैं तो हमारी हिम्मत अफजाई होती है। तो उनका आना जो है ये हमको और करने के लिए बहुत जबरदस्त प्रेरणा देगा और हमको एक मौका देगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Honorable Lieutenant Governor Manoj Sinha ji, various dignitaries of the dais, Union Bank, NSC, Mission for Youth, JNK, and my very good friend Zafar Bhai. Zafar Bhai has been after me to come to these sessions for some time, and I had promised him that I would come to Srinagar. Unfortunately, with the lockdown in Mumbai, I was not able to come, but I very much wanted to be there in person. So next time, inshallah, I will be there. I thought I would talk today a little bit about a different kind of entrepreneurship, which is also a very big idea, and the specific time that you can do this in. Many people viewed what happened because of COVID as a huge problem. Is that second-tier towns, third-tier towns are now seeing a huge demand. This whole, a huge number of jobs
has shifted to where you can do it from home if you have the capability and the skills. And in Jammu and Kashmir, there are a large number of very, very highly qualified people who could. Recently, there was a report done by NASSCOM that said that the IT industry in India, a majority of which is done for other countries around the world. और ख़ासूसन जो नौजवान यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, मेरा पूरा मोहब्बत भरा सलाम आप सबको। जैसा कि ज़फ़र भाई ने कहा, एक बड़ी कैजुअल कन्वर्सेशन उनकी और मेरी हुई करीबन ज़फ़र भाई 2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले, कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव एवेन्यूज़ को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि जो हमारे नौजवान हैं, जो तालीम याफ्ता भी हैं, जिनमें टैलेंट भी है, स्किल्स भी हैं और चाहत भी है प्रोग्रेस की, आगे बढ़ने की, और प्रोग्रेसिव माइंडसेट भी है, कि उनको वैसी सहूलियात कैसे फराहम की जाएं कि वो आज की मार्केट प्लेस, जॉब मार्केट प्लेस, फाइनेंशियल मार्केट प्लेस का फ़ायदा कैसे उठा सकें। तो एक बात हुई और मुझे याद है मैंने ज़फ़र साहब को कहा कि आप अपनी टिकट करें और आप आ जाइए, कि यहाँ पे कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बन रहा है। और जनाब मनोज सिन्हा जी की सदारत में आई एम सर्टन, मैंने ज़फ़र साहब को कहा कि आपको एक कंड्यूसिव फैसिलिटेटिव एटमॉस्फेयर मिलेगा कि आप 10 कदम चले तो यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 20 कदम आपकी तरफ चलेगी, एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को यहाँ पे इंक्यूबेट करने के लिए। तो आपका शुक्रिया कि वो हुआ, और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का भी शुक्रिया कि उनने इतना सीरियसली और एफर्टलेसली इस प्रोग्राम को फैसिलिटेट किया। मेरी आप सबसे ये गुजारिश रहेगी कि वक्तन फवक्तन, और मेरी शाहिद साहब से भी ये गुजारिश रहेगी कि वक्तन फवक्तन ऐसे इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स यहाँ पे हों। द एंटायर वर्ल्ड हैज मूव्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब हंटिंग टू जॉब क्रिएशन। अगर हम कश्मीर में एक ऐसा माहौल इंक्यूबेट कर सके कि हम आपको जॉब मेकर्स बना सकें, जॉब सीकर्स से जॉब मेकर्स बना सकें, और फाइनेंशियल लिटरेसी का अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट प्लेस, उसका सबसे फोकल पॉइंट यही है कि आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऐसी हो कि आप जॉब मेकर्स बन सकें, आप जॉब सीकर से जॉब मेकर्स बन सकें। तो उसमें जो आज वर्कशॉप है, आप उसका पूरा फायदा उठाइए। और मुझे पूरा यकीन है कि तालीम और तरबियत का जो सिलसिला है ये आगे चलता रहेगा। और मैं बड़ा हमेशा फैसिनेटेड था तालीम और तरबियत के सिलसिले से, और मैंने पहले भी ज़फ़र साहब से एक बार पूछा था कि मुझे समझाइए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या मॉड्यूल है, और ये हमें आगे करने की बहुत ज़रूरत है। और मुझे पूरा यकीन है कि मिशन यूथ इसको आगे लेगी, इस मिशन को। और ऐसे ख़ुसूसन इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स, फाइनेंशियल लिटरेसी हो, IT का हो। ज़ैनुल भाई साहब ने कोडिंग की बात की। कोडिंग एक रेवोल्यूशनरी, एक पूरा रेवोल्यूशनरी वेव आया है जॉब मार्केट में, और मुझे नहीं लगता है अगर इस मुल्क में किसी के पास कोडिंग की सलाहियत हो तो वो नौकरी हासिल ना कर सके या नौकरी फराहम ना कर सके अपने साथ और 5 लोगों की। तो अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स हमें ये एवेन्यूज क्रिएट करने हैं, और मेरा पूरा यकीन है कि विद द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन, विद ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब इन द चेयर, इनका बहुत ही एक प्रो यूथ आउटलुक है। मैंने खुद वो ऑब्जर्व किया है कि यहाँ के नौजवान सही रास्ते की तरफ जाएं, तरक्की कर पाएं, प्रोग्रेसिव हो पाएं, और कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के साथ अपनी ज़िंदगी बेहतर करें, अपने लोगों की ज़िंदगी बेहतर करें, अपने अहलो अयाल की ज़िंदगी बेहतर करें, जम्मू और कश्मीर के अवाम की खिदमत कर सकें, अपने मुल्क की खिदमत कर सकें। और वही फोकल पॉइंट मिशन यूथ का भी है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज़ हैं मार्केट प्लेसेस में। फाइनेंशियल मार्केट प्लेस तो एक है, फिर कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं, फिर आपके जॉब मार्केट प्लेसेस, मार्केट प्लेसेस हैं, जिनसे हम अभी पूरी तरीके से वेल अब्रेस्ट, वेल इन्फॉर्म्ड और अपडेटेड नहीं है। तो मेरी भी गुजारिश रहेगी मिशन यूथ से कि ऐसी चीज़ें करते रहें, जॉब एम्प्लॉयमेंट्स, जॉब फेयर्स होते रहें, ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट होते रहें। जो वाइस कयाम कोविड-19 चैलेंज के दौरान यहाँ पे जो काम हुआ, जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की क़यादत में पार्लियामेंट में उसका बाज़ाब्ता उसकी सराहना की गई। बेघर अफराद के लिए इनिशिएटिव्स,
2 लाख रुपए की फराहमी, लोन की फराहमी बगैर सूद के या हाउसिंग फॉर ऑल के हवाले से 5 वर्षों में यही तमन्ना है कि मैं अपनी तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, मैं फिर एक नई जिंदगी चाहता हूँ। अंधेरे में दीपक जलाएंगे हर सू, मेरे साथ आओ रोशनी चाहता हूँ, मोहब्बत करेंगे जिएंगे खुशी से, मैं फिर एक नई जिंदगी चाहता हूँ। जोरदार तालियां बजाकर इस्तेमाल कीजिए माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब का। लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब। श्री जफर सुरेश वाला जी, संस्थापक तालीम और तरबियत फाउंडेशन, अभी जिनको हम सब ने सुना है, आदिल जैनुल भाई, जब 31 अक्टूबर को यहाँ कार्यक्रम हुआ था तो उस दिन भी ऑनलाइन ये जुड़े हुए थे। मंच पर विराजमान यहाँ के मेयर जुनैद मट्टू साहब, श्री रवि किरण है नहीं, हमारे डिविजनल कमिश्नर पांडुरंग पोले जी, आईजीपी कश्मीर श्री विजय कुमार जी, और इस मिशन यूथ को आगे बढ़ाने का दायित्व जिनके कंधों पर है, सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स और सीईओ मिशन यूथ डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी, एडिशनल डीजी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म परमिंदर बरार जी, सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, जफर साहब को मैं धन्यवाद देता हूं कि ये पहल उन्होंने यहाँ आरंभ की है। पीछे जब उनसे मुलाकात हुई थी तो बातचीत में उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन पर एक वर्कशॉप हो और फिर इस काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए तो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए इस पर चर्चा की थी। इस यात्रा में नौजवानों को क्या सहूलियत दी जा सकती है, फाइनेंशियल लिटरेसी उसका कैसे माध्यम बन सकता है, एक लंबी बात उनसे हुई थी। मैं बात शुरू करूं उसके पहले मिशन यूथ की यहाँ चर्चा हुई है। मोटे तौर पर सरकार के अंदर विभिन्न विभागों में यूथ के लिए अनेक कार्यक्रम चलते हैं। आप सब जानते हैं, एक हाथ क्या कर रहा है दूसरे हाथ को पता नहीं होता है। एक विचार आया था कि जो भी सरकारी महकमे हैं जिनमें यूथ के लिए योजनाएं हैं, इनको कोऑर्डिनेटेड ढंग से पूरे यूटी में चलाया जाए, और उसके अंतर्गत मिशन यूथ की परिकल्पना आई थी। जम्मू और श्रीनगर में 2 बड़े सेंटर बनाना, हर जिले में एक इसका सेंटर बनाना, एक लीन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर खड़ा करना। फिर 31 अक्टूबर को यहीं हम सब मिले थे। उसमें एकेडमिया के लोग भी थे, इंडस्ट्री के लोग भी थे, हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग थे। मैं सबका नाम लूं उचित नहीं है। एक दिन भर का कार्यक्रम हुआ था और वहां से बात आगे बढ़ी है। जिस बात का जिक्र यहां फाइनेंशियल लिटरेसी का हुआ है, मुझे लगता है कि सामाजिक और राजनीतिक विकास में
इसका महत्व तो है ही, समाज के आर्थिक विकास में भी इसका खासा महत्व है। एक बहुत बड़ी आबादी है हमारे देश की जो सिस्टम में शामिल नहीं थी। अगर मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को इसका पहला स्तर मानूं तो मुझे लगता है कि इस ढंग से हम उसे सोच सकते हैं कि एक्सेस टू नॉर्मल बैंकिंग, और इस पर ही हम अटके हुए थे। और एक तारीख इस देश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, 28 अगस्त 2014। आप में से कुछ लोगों को ध्यान होगा, जिस दिन देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जनधन योजना का शुभारंभ किया था। 2014 के पहले कितने लोग बैंक खातों से जुड़े हुए थे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज 42 करोड़ से ज्यादा इस देश के नागरिक इस दायरे में आ चुके हैं। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि 42 करोड़ से जो ज्यादा बैंक खाते खुले हैं उसमें 23 करोड़ 30 लाख महिलाएं हैं। तो एक बड़ा परिवर्तन मैं कहूं इस दिशा में प्राथमिक चरण में हुआ है। जब वो अभियान शुरू हुआ था तो पहले स्तर पर बैंक खाते खोलना, दूसरे स्तर पर जो काम हुआ मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से अनेक क्रेडिट योजनाएं शुरू हुई। जो लोग बैंकिंग के दायरे में आए ऐसे लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज तथा योजनाओं का उपयोग भी वो कर सके। और जो योजनाएं हैं, चाहे वो पेंशन हो, मातृवंदना योजना हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, स्टैंड अप इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, किसान सम्मान निधि हो, वेंचर कैपिटल फंड हो, या विद्यार्थियों को मिलने वाली स्कॉलरशिप हो, ऐसी तमाम योजनाओं से भी लोग जुड़े गए। अभी जफर शरीफ वाला साहब ने बताया कि 47 से ज्यादा शहरों में इस तरह के वर्कशॉप कर चुके हैं। संस्थागत क्रेडिट का लाभ देश में समाज में कमजोर वर्ग के लोगों को शायद नहीं मिल पाता था, और ये जो शुरुआत हुई 28 अगस्त 2014 को, मुझे लगता है कि उस दिशा में देश ने कदम बढ़ाया। और अगर कुछ आंकड़े मैं आपको बताऊं, पांच सालों में अगर मैं सिर्फ स्टैंड अप इंडिया की बात करूं तो अब तक 25,586 करोड़ रुपए इस योजना के अंतर्गत देश में अनेक लोगों को दिए गए, और उसमें 80% से ज्यादा महिलाएं हैं जिन्होंने इसका लाभ उठाया है। और अब आज वो उद्यमी बन चुकी हैं। श्रीनगर के मेयर साहब ने यहां कहा कि जॉब सीकर नहीं बनना है, तो अब उद्यमी बन गई हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का अगर उदाहरण हम लें तो इस योजना में भी जो लाभार्थी हैं वो 68% महिलाएं हैं। मैं जम्मू कश्मीर के आंकड़े देख रहा था यहां आने के पहले। 31 मार्च 2021 तक सिर्फ पुलवामा और रियासी, ये दो जिले हैं जहां 100% कवरेज नहीं है, और इन दो जिलों में भी कवरेज 90% से ऊपर हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन दो जिलों में भी जल्दी से जल्दी 100% कवरेज हो जाएगा। और हमारी जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं उनके आंकड़े अगर मैं उसकी चर्चा करूं तो मोटे तौर पर 95, 96 माने 90% से अबव हर जनपद में ये योजनाएं लागू हो गई, और इसके कारण बड़ा बदलाव आया है। तीसरा स्तर या जो तीसरी सीढ़ी हम कर सकते हैं वो वैल्यू एडिशन की हो सकती है, और फाइनेंशियल प्रोडक्ट के दोहन की हो सकती है। उस दिशा में भी कुछ काम यहां आगे बढ़ा है, और
ट्विन एक्शन प्रोग्राम के तहत शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में अलग अलग टारगेट ग्रुप के साथ मिलकर के मिशन यूथ ने यहां काम शुरू किया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 2016 में 1 साल की अवधि में आर्थिक सहायता लेने के लिए जम्मू कश्मीर में मात्र 50,000 लोग आए थे। फिर अगले साल आंकड़ा थोड़ा और बढ़ा और कुछ दिन पहले जो 2020 के आंकड़े आए हैं, ये संख्या 1.5 लाख से ऊपर 1,62,000 हो गई। जम्मू कश्मीर में 426 लोगों ने मुद्रा योजना का लाभ उठाया और अपना खुद का रोजगार शुरू किया। और इस कार्यक्रम में बहुत सारी महिलाएं होंगी। एक आपने नाम सुना होगा, राबिया अल्ताफ, रीता देवी, हजरा बानो या गुलशन, इन सबकी जिंदगी में आमूल चूल बदलाव आया है। और केवल वे आर्थिक रूप से आज स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि अनेक महिलाओं को रोजगार का अवसर भी प्रदान कर रही हैं। मैं मानता हूं कि जिस समाज में आर्थिक स्वतंत्रता और एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने का हुनर आ जाता है, वही समाज चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़ता है। अभी 2 दिन पहले सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट आई है और इसका मैं खास तौर से जिक्र करना चाहता हूं। मीडिया के लोग भी हैं, वो भी जरा इस पर ध्यान देंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, और आपको भी शायद प्रसन्नता होगी, कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की दर जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 2 दिन पहले, दिल्ली, बिहार, हिमाचल प्रदेश, गोवा, राजस्थान इन प्रांतों से कम है। पिछले साल सितंबर में जब मुझे यहां आए हुए 1 महीने हुए थे, उस समय ये दर 16.1% थी और आज जो परसों रिपोर्ट आई है उसमें 9% हो गई है। इसका श्रेय यहाँ के नौजवानों को जाता है, यहाँ के जनता को जाता है, जिन्होंने स्वरोजगार के माध्यम से एक नई ऊंचाई पूरे यूनियन टेरिटरी को देने का काम किया है। फाइनेंशियल लिटरेसी के मामले में भी जो 2 सिंधियां थी, जब जन अभियान यहां शुरू हुआ था, तो इस बात पर जितने हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी थे, हम सबने मिलकर के तय किया था कि जन अभियान में इस बात पर हम जोर देंगे कि जितनी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम है उनका 100% सैचुरेशन हो जाए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस काम में काफी हद तक हमें सफलता मिली है। हर बुधवार को, वेडनेसडे को, ब्लैक दिवस का जो कार्यक्रम होता है, उसमें भी हमारे जो डीसीज हैं या बाकी के हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, मुझे लगता है कि इन सब बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है और कोशिश हो रही है कि जल्दी से जल्दी 100% सैचुरेशन हो जाए। 54 मोटे तौर पर भारत सरकार की ये 54 स्कीम्स हैं। जम्मू कश्मीर में एंटरप्रेन्योर बने, एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार हो, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स और पोटेंशियल यहां बहुत है, सही तरीके से कैसे इस्तेमाल हो। अनेक योजनाएं सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से चल रही हैं। आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप इसका पूरा लाभ उठाएं। जब विमेंस डे मनाया जा रहा था, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने तेजस्वनी नाम की एक स्कीम घोषित की। 18 से 35 आयु वर्ग की जो हमारी बहनें हैं, प्रशासन की तरफ से उन्हें आर्थिक सहायता इस योजना के अंतर्गत मुहैया कराई जाएगी और ट्रेनिंग का भी पूरी तरह से बंदोबस्त किया जाएगा। विमेंस एंटरप्रेन्योर का जो इकोसिस्टम है उसको मजबूत किया जाए, इसके लिए प्रयत्न प्रारंभ हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास 10 ऐसे विमेन एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट आई थी जिन्होंने 10 से 15 लाख रुपए कैपिटल
बैंक से लेकर के अपना व्यवसाय शुरू किया और आज उन्होंने बेहतर टर्नओवर अपना हासिल किया है और 96 लोगों को रोजगार मुहैया कराया है। उन महिलाओं से एक हैं सुमायरा अशरफ, उनका मैं खास तौर से जिक्र करना चाहूंगा, जिन्होंने 15 लाख रुपए जम्मू कश्मीर बैंक से आर्थिक सहायता ली, प्रशिक्षण लिया और पिछले साल अपना खुद का डिपार्टमेंटल स्टोर खोला और आज उनका टर्नओवर 10 लाख रुपए पहुंच गया है। ये निश्चित रूप से एक अच्छा संकेत देता है। अधिक से अधिक महिलाएं और युवा ऐसे कार्यक्रमों से जुड़े, ऐसे योजना से जुड़े। ये कोशिश मिशन यूथ आने वाले दिनों में तेज गति से करने वाला है। बैक टू विलेज का एक कार्यक्रम हम लोगों ने किया था पिछले साल, महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती पर 2 अक्टूबर को शुरू किया था। 1 सप्ताह या 8 दिन का कार्यक्रम था। तो बाकी जो कार्यक्रम उसमें हो रहे थे वो हो रहे थे। एक कार्यक्रम उसमें और हम सबने चिन्हित किया था कि हर पंचायत में जो भी हमारे विजिटिंग ऑफिसर्स जाएंगे वो न्यूनतम कम से कम 2 यूथ को आइडेंटिफाई करेंगे जो अपना कुछ करना चाहता है। 4290 के आसपास यहाँ पंचायतें हैं। तो हम लोगों ने सोचा था कि हर पंचायत से अगर 2 तो 9000 के आसपास आंकड़ा पहुंचेगा और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे करके उन्हें एंटरप्रेन्योर बनाया जाए। मैं उधमपुर में गया था, एक नौजवान खुर्रम नाम का मुझे मिला था, अभी 3-4 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा साहब मेरा व्यवसाय काफी अब अच्छा चल पड़ा है, एक दिन आइए जरा फिर से देखिए मैं कहाँ पहुंच गया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जहां 9000 हम लोग अपेक्षा कर रहे थे, 18500 से ज्यादा युवक और युवतियों को इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान कराई गई। जिक्र हुआ यहाँ की इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। मैं आभारी हूं देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी का। ऐतिहासिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी से मैं कहूंगा और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं। बाकी राज्यों की भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आप उठा के देख लीजिए, जो देश के विकसित राज्य कहे जाते हैं इंडस्ट्री की दृष्टि से, उनसे भी बेहतर पॉलिसी जम्मू कश्मीर ने बनाई और 88,400 करोड़ रुपए का इंसेंटिव मुझे लगता है कि पहली बार इस यूटी में भारत सरकार के कारण, देश के प्रधानमंत्री जी के कारण मिलने जा रहा है। सामान्य रूप से आप देखेंगे तो जहां जहां इंडस्ट्री लगी राज्यों में कुछ स्थान केंद्रित हो गए जहां इंडस्ट्री लगी, पिछड़े जो हिस्से थे वहां इंडस्ट्री नहीं लग सकी। इसका विशेष रूप से हम सबने ध्यान रखा है यहाँ कि 2 श्रेणी में वर्गीकरण किया है। एक डिस्ट्रिक्ट ए माने अच्छी श्रेणी से आप कह सकते हैं, और पिछड़े जो जिले हैं उनको बी श्रेणी में रखा और इंसेंटिव जो देंगे ए श्रेणी में 30% और बी श्रेणी में 50%, ताकि ब्लॉक स्तर पर भी इंडस्ट्री आ सके। इस दिशा में काम आगे बढ़ा है और जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है, शायद कोई ऐसा दिन हो जिस दिन 4-5 इंडस्ट्री के लोग हमसे या इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से या हमारे बाकी अफसरों से संपर्क नहीं कर रहे हैं। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि आने वाले 2 वर्षों में कम से कम 25-30 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में और 5 लाख युवाओं को उसके माध्यम से रोजगार निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। एक बड़ा बदलाव ये मैं मानता हूं। सामान्य रूप से अगर उत्तर प्रदेश को आप देखिए तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, इधर से जब आगे बढ़िए तो मुझे लगता है कि पूरा ईस्टर्न यूपी, बुंदेलखंड या ये पूरा इलाका उद्योग विहीन था। इस बात का ध्यान रख करके जम्मू कश्मीर के हमारे अधिकारियों ने और तमाम स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन के बाद एक अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने में हम सब सफल रहे हैं। शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी उद्योग लगे, ये हमारा फोकस है। एंड आवर एम इज टू ब्रिज द गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन पॉकेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इंश्योर easy access of credit to those interested in starting their own businesses. We are also working on a robust and efficient digital network infrastructure in the hinterland to provide
ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टू द पीपल। आईटी का जिक्र हुआ है, आप सबको मालूम है कि ये इंडस्ट्री 4.0 ने आने वाले समय में मशीन मनुष्य को रिप्लेस करने वाली है। और इसलिए अभी से अगर हमने ध्यान नहीं दिया, तो मुझे याद है जब कंप्यूटर पहली बार आया था, आप में से जो नौजवान है शायद उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन बहुत लोग जानते हैं कि एक देश में भय का वातावरण बन गया था कि बैंकों में क्या होगा, नौकरियां चली जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि नौकरी अब नए प्रकार की नौकरियों का जन्म होगा, उसके लिए जम्मू कश्मीर को तैयार रहने की जरूरत है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो 2 IT टावर्स लंबे समय से हम सुन रहे थे, अब आज से 14 महीने में श्रीनगर और जम्मू दोनों बन करके तैयार हो जाएंगे। ये काम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आगे बढ़ाया है। फाइनेंशियल सेक्टर में रोजगार की बड़ी संभावनाएं हैं और एक हिसाब से आप देखें तो मोटे तौर पर यहाँ की जो आबादी है उसमें 69% के आसपास ऐसे लोग हैं जो 35 साल के नीचे के हैं। मैंने हम कह सकते हैं कि यही हमारा युवा वर्ग है, हमारे नौजवान भाई हैं, बहनें हैं, और इसे मैं एक बड़ा टैलेंट पूल मानता हूँ। अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार के अवसर इन्हें मिल सकते हैं। इसके लिए प्रयास मिशन यूथ कर रहा है। जैसा यहाँ से बताया गया कि आने वाले 2025 तक 80% युवाओं को रोजगार के अवसर मिले, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले, इसका प्रयत्न मिशन यूथ करेगा। एक पुरानी कहावत है, महाजनों ये गतः सपंथा, यानी जिस रास्ते पर गुणी तथा ज्ञानी लोग चलते हैं उस पर चलना समाज के लिए अच्छा होता है। और इनका एक वीडियो मैंने देखा जफर भाई का, पिछले साल सितंबर में अयोध्या में शायद आपके कार्यक्रम का वीडियो था, जिसमें उन्होंने कहा कि 130 करोड़ के मुल्क में कैपिटल मार्केट तथा स्टॉक मार्केट में 1% से ज्यादा लोग नहीं जुड़े। पिछले साल अक्टूबर में जब मिशन यूथ का पहला कार्यक्रम हम सबने बनाया था, आयोजन किया था, उस समय आशीष चौहान, हम लोगों के मित्र भी हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO, वो यहाँ आए थे और उनसे व्यापक चर्चा हुई थी और कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन और क्रेडिट लोगों तक पहुंचे, लघु तथा मध्यम उद्योगों की फंडिंग का माध्यम क्या हो सकता है, यूथ को बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में रोजगार के अवसर कैसे मिल सकते हैं और कैसे प्रशिक्षण दिया जा सकता है। चर्चा के बाद श्रीनगर और जम्मू 2 शहरों में वो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो गति और आगे बढ़ने वाली है। उस दिन मैंने जो 80 बच्चे और बच्चियां जिनकी ट्रेनिंग प्रारंभ हुई थी, मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत की थी और उनका जो उत्साह था, पढ़े लिखे बच्चे थे, पढ़े लिखे बच्चियां थी, और मुझे लगता है कि बहुत कम समय के ट्रेनिंग के बाद वो अपना जीवन अर्जन तो कर सकते हैं, मुझे लगता है कुछ और लोगों को भी जोड़ सकते हैं। कुछ युवाओं से उस दिन मैंने वर्चुअल माध्यम से बात की थी। एक योग्य पेशेवर जो फंड के उद्देश्य को समझता हो, उसकी बारीकियों को समझता हो और केवल अखबारों में नहीं बल्कि कैसे काम किया जा सकता है, ऐसे पेशेवर यहाँ तैयार हो रहे हैं। और एक लक्ष्य हम लोगों ने रखा है कि 5000 ऐसे नौजवानों को एक साल में, इस 2021 में हमको तैयार करना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस काम में हमें सफलता मिलेगी। खासतौर से शाहिद जब से CEO बने हैं, मुझे लगता है कि इनके श्रम से ये काम हम निश्चित रूप से मुकाम तक पहुंचाएंगे। अक्टूबर में इंडिया इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में एक बहुत रोचक जानकारी थी। अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गया है। टेक्नोलॉजी तथा फाइनेंशियल लिटरेसी के चलते अब धीरे धीरे ये छोटे शहरों में 2 टियर और 3 टियर सिटी की ओर बढ़ रहा है। और उसमें एक बड़ा मजेदार आंकड़ा है, एसेट एलोकेशन को लेकर के
जिसके जरिए इन्वेस्टर बेहतर रिटर्न की आशा करते हैं, उसकी एक कैटेगरी इक्विटी में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वालों में बिहार तथा जम्मू कश्मीर है। देश के जो दो सबसे अग्रणी राज्य या यूटी कह सकते हैं, बिहार और जम्मू कश्मीर है। रोजगार की दृष्टि से अगर मैं पूरे देश के आंकड़ों पर नजर डालता हूं तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज तथा इंश्योरेंस सेक्टर में 2018-19 में कुल वर्कफोर्स मात्र 40 लाख थी, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक 2022 तक ये संख्या बढ़कर के 85 लाख होने वाली है। तो ये जो अवसर हमें है, मुझे लगता है कि इसका भरपूर उपयोग जम्मू कश्मीर के नौजवान कर सकें, इसमें बड़ी गुंजाइश है। और 5 साल बाद जो अनुमान किया जा रहा है, ये 85 लाख का आंकड़ा बढ़ करके 2 करोड़ से ऊपर जाने वाला है। मुझे लगता है इस सेक्टर पर काफी मिशन युग ने बल दिया है और आने वाले समय में आज जो कार्यक्रम हो रहा है, इससे भी इसको काफी सहायता मिलेगी। और क्या स्किल्स चाहिए, अब स्केलिंग कैसे करनी है, फाइनेंशियल लिटरेसी, क्रेडिट एक्सेस के विस्तार के साथ इंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहन देकर के जम्मू कश्मीर में व्यावसायिक और तकनीकी कौशल विकसित कर सकें, एक सशक्त वातावरण तैयार करने में हम सब लगे हैं। बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, बीमा क्षेत्र के प्रयास जो भी मुझे लगता है कि शुरू हुए हैं, मैं मानता हूं कि एक स्किल्ड वर्क फोर्स बनाने में आने वाले समय में हमें सफलता मिलेगी। डिमांड और सप्लाई के बीच जो गैप है, उसे भरने की कोशिश कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम उसी दिशा में एक सकारात्मक और महत्वपूर्ण कदम मैं मानता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस गैप को जल्दी से भरने में हम सफल होंगे। सभी स्टेक होल्डर्स से मेरा आग्रह है कि जम्मू कश्मीर में अपार संभावनाएं और प्रशासन अपनी ओर से ईमानदारी से कोशिश कर रहा है। आइए, सभागार में उपस्थित सभी नौजवान बहनों भाइयों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि नए जम्मू कश्मीर की इस यात्रा में इन्वेस्टमेंट करके एक ठोस विकास का मॉडल हम तैयार करें। आप सब लोगों को मैं हृदय से शुभकामना देता हूं और आयोजकों को विशेष रूप से मैं साधुवाद देता हूं। अंत में 2 पंक्तियां कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा। दौलते इश्क नहीं बांध के रखने के लिए, इस खजाने को जहां तक हो लुटाते रहिए। जिंदगी भी किसी महबूब से कुछ कम तो नहीं, प्यार है उससे तो फिर नाज उठाते रहिए, नाज उठाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्री मनोज सिन्हा